नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचने की वजह है शेयर बाजार में बुरी तरह से गिरावट हो रहा है। हालाँकि शेयर बाजार पिछले कई महीनों से बुरी हालत में है। लगातार गिर रहे हैं शेयर और वो आम तौर पे माना जाता है कि शेयर बाजार में करेक्शन आता है। लेकिन ये वो वाला करेक्शन नहीं है। ये करेक्शन ये है कि देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। सरकार भले कहे कि देश की अर्थव्यवस्था जो है ऊपर की तरफ दौड़ती जा रही है, लेकिन ये हकीकत है कि देश की अर्थव्यवस्था डुबकी मारने के क्रम में है। इसको साधारण शब्दों में ऐसे भी समझें कि दिल्ली में भी चुनाव हुआ। दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली चुनाव के पहले दिल्ली चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे प्रति माह। जैसे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, वैसे वहां भी प्रति माह दिया जाए। और पहली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया जाए, पैसा देना शुरू हो जाए। लेकिन जब पत्रकार ने सवाल किया रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि खजाना खाली है। खजाना खाली है, पैसा कहाँ गया, कौन ले गया पैसा? क्या आम आदमी के पार्टी के लोग चुनाव हारने के बाद जो पैसा रखा था खजाने में, वो अपने बैग में भर के घर ले गए, या खजाना पहले से खाली था? हमने तो सुना कि जब चुनाव के परिणाम जब आने लगे और लगा कि आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई, तो तमाम दफ्तरों के लिए आदेश जारी किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया कि तमाम दफ्तरों को सील कर लिया जाए, अपने कब्जे में ले लिया जाए। और ऐसा इसलिए किया जाए कि आम आदमी पार्टी के नेता वहां से कुछ ले जा न सके। सवाल है फिर खजाना खाली कैसे हो? और अगर खजाना खाली था तो मोदी जी को पता नहीं था? देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में जो है केंद्र सरकार का भी शासन है। सब तो केजरीवाल जी के पास है नहीं। केजरीवाल जी तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर देंगे इधर से उधर? और जो ये अभी हल्ला मचा रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, कैग की रिपोर्ट को रोका हुआ था। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पता चल रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। पूरा देश कर्जे पे चल रहा है। और ये बहुत बार सुना होगा कि 2014 से पहले भारत पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। अब 210 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जय श्री राम बोलो और चारवाक दर्शन का आनंद। हालांकि श्री राम जो है मर्यादा वाले थे, मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और चारवाक जो है खाओ पियो वाले दर्शन में थे। भारत में कई दर्शन रहे, और मैं उतना भी जानता भी नहीं हूँ दर्शन, लेकिन उसमें जाना भी नहीं है। पढ़ करके बताया जा सकता है कुछ भी। लेकिन अभी जो हालत है शेयर बाजार की आज, अभी तो जब शेयर बाजार जब खुलेगा तो फिर पता चलेगा नीचे गिर रहा है कि कहाँ जा रहा है। हालांकि लगातार नीचे ही गिर रहा है। और कल की अगर बात करूं तो कल कुल जो है ज्यादा नहीं, 10 लाख करोड़ रुपए डूबे शेयर बाजार। डूबने का मतलब होता है कि जो ज्यादातर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। और एफआईज जो विदेशी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो अपने पैसे निकाल रहे हैं। जो देश के जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनकी चूंकि अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लगाते हैं, फिर मजबूरी में फंसते हैं, इलाज कराना हो, कुछ और पैसे की जरूरत हो गई तो पैसे निकालते हैं। और कई बार शेयर नुकसान में होता है तो भी पैसा निकालना पड़ता है, चूंकि मजबूरी है। जब शेयर बाजार लगातार गिरता होता है तो होता क्या है कि शेयर गिरे, 10 दिन बाद फिर शेयर चढ़ जाता है, 1 महीना बाद फिर शेयर चढ़ जाता है, फिर थोड़ा गिरा तो जो शेयर शेयर बाजार में जो है चढ़ना उतरना वो क्रम है, लगा रहता है। लेकिन ये माना जाता है कि शेयर बाजार में जो है करेक्शन आता है, और जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनको करेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। और नहीं रहती है तो कहा जाता है कि आप मत आइए शेयर बाजार, आप इसकी जगह पे पैसे लगाइए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई सारे जो कंपनियां हैं वो आपसे पैसे लेती हैं, और
शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट होता है। अभी कहा जा रहा है कि जो है संस्थागत संस्थागत निवेशक, मतलब जो कंपनियां हैं जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। कई लोग शेयर बाजार में बता भी रहे होंगे चैनलों पर कि अभी इन्वेस्टमेंट करने का बढ़िया टाइम है। एक आम लाइन है कि जब शेयर बाजार गिर रहा हो तो भागिए मत, जो पैसा आपके पास है वो लगाइए शेयर बाजार में। तो अभी कहा जा रहा है कि जो कंपनियां हैं वो शेयर बाजार में पैसा लगा रही है, क्योंकि शेयर बाजार गिरा और मिनिमम 25% गिरा हुआ है। नहीं तो कई कई शेयर तो है वो 50-50% नीचे चले गए, 60-60% नीचे चले गए। और शेयर बाजार के इस हाल के लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप जिम्मेदार है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है और जो पूरी दुनिया में जो एक अनिश्चितता का माहौल क्रिएट कर दिया है टैरिफ, ये ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। और जो एक तय ढर्रे से अर्थव्यवस्था दुनिया की चल रही थी उसको झकझोर दिया है। चीन पे भी टैरिफ लगा दिया है, 10% पहले लगाया था, फिर बढ़ा दिया 10%। और लोग इंतजार कर रहे थे कि चीन क्या रिएक्ट करता है। चीन ने रिएक्ट किया है और चीन ने कहा है कि ये जो कर रहा है अमेरिका, इससे जो हमारे बीच की जो बातचीत हो असर पड़ेगा, उस पर गंभीर असर पड़ेगा, ये चीन ने कहा है। और चीन तो प्रोडक्शन में बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा जो है बाजार है उसके पास। बाजार मतलब प्रोडक्शन करने वाला है। जो टेस्ला यहाँ आने की बात की जा रही है वो टेस्ला भी जो है चीन में बनता है। हालांकि खबर यह आई थी कि टेस्ला जो यहाँ आने वाला है, शोरूम खुलने वाले हैं, बिकने वाला है टेस्ला, जो एलन मस्क की गाड़ी है। तो टेस्ला जो है चीन से मत मंगाइए, फ्रांस से मंगाइए, फ्रांस में भी प्रोडक्शन होता है। तो फ्रांस से टेस्ला हिंदुस्तान आएगा। और ये भी मैं पढ़ रहा था कि इसमें टाटा मोटर्स को पार्टनर बनाने की फिराक में है एलन मस्क, ताकि बाकी सारी जिम्मेदारियां टाटा देख ले और बाकी जो है मस्क देख ले। टाटा की भी बड़ी भूमिका रही मोदी जी के निर्माण में, मोदी जी के यहाँ आने में, केंद्र में आने में। मनमोहन सिंह सरकार के जाने में भी टाटा की बड़ी भूमिका रही, इसलिए उनको इनाम स्वरूप जो है मिला भी एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है वो पहले आज़ादी से पहले टाटा के पास हुआ करता था। और नेहरू जी ने कहा गया कि नेहरू ने जबरन जो है टाटा से ले छीन लिया था कि नहीं, ये राष्ट्र, ये जो हवाई जहाज है वो देश चलाएगा, एयर इंडिया बना है, इंडियन एयरलाइंस बना है। लेकिन मोदी जी ने वो दे दिया ये कह के कि घाटे में चल रहा है, और जो घाटे में कंपनियां चल रही हैं उनको रखने का क्या फायदा, क्योंकि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम केवल टैक्स वसूलना है। ये मैं कह रहा हूँ। मोदी जी ने तो कहा सरकार का काम शासन करना है, लेकिन शासन करने का सबसे बढ़िया मतलब होता है टैक्स वसूलना। आम आदमी को इतना निचोड़ लो कि उसके पास इतनी भी हैसियत ना रहे कि हुजूर ये क्यों पैसा ले रहा है, ये बोलने की भी ताकत न बचे। और फिर जो है 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज वाले हों तो कौन बोलेगा। बाकी जो बच गए वो कुंभ में स्नान कर रहे हैं और वो हिंदू धर्म का मजा ले रहे हैं, सनातनी होने का गौरव पा रहे हैं। कौन सवाल करेगा मोदी जी से कि भाई अर्थव्यवस्था की ये हालत आपकी वजह से हुई, ये ट्रंप इसमें जिम्मेदार कम है, आप ज्यादा जिम्मेदार है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जब भूकंप तो आता रहता है, भूकंप, लेकिन जो बिल्डिंगें बनती है उसमें भूकंप रोधी सिस्टम लगाया जाता है, ताकि भूकंप आए भी तो बिल्डिंग गिरे नहीं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी वैसा ही है। और ये तो सब जानते हैं, ये मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूँ केवल कि जो दुनिया भर में जब मंदी आई थी, मनमोहन सिंह ने उस मंदी को कैसे कंट्रोल किया। भारत में मंदी का असर नहीं हुआ, ये मनमोहन सिंह की काबिलियत थी। और कहा जाता है कि अमेरिका और चाइना को भी ज्ञान दिया था कि मंदी से कैसे बचोगी। और वो जो लघु कुटीर उद्योग है उसकी बड़ी तारीफ की थी मनमोहन सिंह, और कहा था कि यही हमको बचाएगा। लेकिन मोदी जी आते ही पहला ही काम यही किया था कि जो बचाया उसी को पहले निपटा देते, और नोटबंदी लागू कर दी। रही सही कसर जो है वो जीएसटी लागू करके तोड़ दी। तो जो लघु कुटीर उद्योग थे निपट गए, उसमें ढेर सारे लोग कर्जदार हुए, बर्बाद हुए। उसकी कोई कोई डेटा आया नहीं है, कोई नई सरकार आएगी तो पता नहीं डेटा ढूंढ करके लाएगी या नहीं लाएगी। लेकिन अपने आसपास देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से
महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से जीएसटी और कोरोना और नोटबंदी की, वो आता है कि इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए, लेकिन इतने लोग निकाल दिए तो उतने लोग अभी तक जो है वो 5 किलो अनाज वाले खाने में क्यों हैं? अब राजस्थान में मैं सुन रहा था कि राजस्थान में कह रहे हैं कि गिव अप कर दीजिए, यानी आप राशन ले रहे हैं या पैसे ले रहे हैं, अगर आप जांच में पाए गए कि आप योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, तो आप पे जुर्माना लगाया जाए। तो ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि आपका ध्यान, आम आदमी का ध्यान अर्थव्यवस्था पर न पड़े कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इस बात पर न पड़े कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को डुबा रही है। नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? अभी उसकी भी एक रिपोर्ट आई है कि डंका बजवाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए। मोदी जी जहां जहां जाते हैं, डंका बजाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। होटल का खर्चा है, खाने का खर्चा है, दूसरी व्यवस्थाओं का खर्चा है, और वो बाकायदा प्रायोजित है। छुपे तौर पे कितना किया जाता है कि आप यहाँ इतना पैसा लगाओ, बदले में आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, वो तो भगवान जाने। आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड को याद कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है, जो कंपनियां घाटे में थी उसने भी चंदा दिया था, और चंदा इसलिए दिया था कि तुम्हारा जो कर्जा होगा या तुम्हारी जो और चीजें हैं, कर्जा माफ कर देंगे, कुछ और चीजें आसान कर देंगे, क्योंकि देश तो हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में। सबको हमने धर्म का नशा पिला दिया है कि सनातन धर्म जो है पूरी दुनिया में छा जाएगा, मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर देंगे, कोई बोलने वाला है नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा। और अडानी साहब जो है, एक टाइम था जब दुनिया के दूसरे नंबर के बिजनेसमैन बन गए। अभी पता नहीं 14वें, 15वें, 16वें कहीं है। और देश दुनिया के नंबर 1 जो है अभी एलन मस्क बने हुए हैं, जो ट्रम्प के पसंदीदा है। तो टैरिफ लगाने का अभी इम्पैक्ट जो है आना बाकी है। और टैरिफ बेसिकली है क्या? ये टैरिफ लगाते हैं देश की, उनके देश की खपत जो है, जो उनके देश में प्रोडक्शन होता है, वो बाजार पकड़े, बाजार में बिके, कम से कम घरेलू बाजार में बिके। और इसलिए जो आयात होता है सामान, उस पर सरकार जो है टैक्स लगाती है, ताकि यहाँ जो उत्पादन होता है उससे महंगा बाहर का सामान रहे, ताकि वो कम बिके। जब टैरिफ, अमेरिका ने यही किया है, टैरिफ बढ़ाया है, बाकी देशों का टैरिफ बढ़ा दिया है, ताकि बाहर से जो सामान आ रहा है, जिससे हिंदुस्तान ढेर सारा चावल भेजता है, तो जब उस पर टैरिफ लगेगा तो चावल वहाँ महंगा हो जाएगा, तो भारतीय चावल की खरीद कम हो जाएगी, भारत का जो निर्यात है वो घटेगा। टेस्ला गाड़ी यहाँ लाने की बात की जा रही है, तो टेस्ला का टैक्स कहा जा रहा है कि काफी कम किया जा रहा है, टैरिफ उसका घटाया जा रहा है, ताकि टेस्ला जो है यहाँ अपना बाजार बना सके। लेकिन उसका खामियाजा जो है, जो बजाज है या दूसरी जो गाड़ियां बनाने वाली महिंद्रा है या और दूसरी कंपनियां हैं, उसके बाजार पर असर पड़ेगा। और टेस्ला के लिए जरूरी इसलिए है भारतीय बाजार कि टेस्ला जो है यूरोप में उसकी बिक्री में भयावह गिरावट आई है, और जो टेस्ला के मालिक एलन मस्क जो राजनीति का चस्का लगा है, उसका नुकसान उनको बिजनेस में हो रहा है, आगे भी होगा, क्योंकि राजनीतिक जब बन जाता है व्यापारी, तो उसको नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन जो ये प्रयोग हो रहा है भारत में भी और अमेरिका में भी, पूरी दुनिया को इसकी सजा भुगतनी है। लेकिन अमेरिका तो बहुत ताकतवर देश है। अमेरिका तो दरोगा है, वो सबको डरा धमका करके अपने तरीके से चीजों को कर सकता है। कहा जा रहा है कि रसिया से खनन का ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, जेलेस्की से फलाना ले लिया है, उनसे वो ले लिया है, उनको वो कह रहा है, सब डर के मारे चुप है। भारत किससे क्या लेगा? भारत F-35 खरीद करके आ रहा है, भारत टेस्ला लेके आएगा, लेकिन भारत बेचेगा क्या? हम चाइना से नहीं लड़ पा रहे हैं, हम अमेरिका से क्या लड़ेंगे? अमेरिका तो दूर देश में है, चाइना हमारे बगल में है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन की हालत हुई, उसकी जमीन के बड़े हिस्से पे कब्जा कर दिया है रूस ने, और अब रूस के साथ है अमेरिका। ये अमेरिका ही है जिसने भड़काया था जेलेंस्की को नाटो के साथ कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लड़ो। और राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद का नशा हमारे देश में भी चल रहा है, शराब पिलाई जा रही है अंदर राष्ट्रवाद की, वहां भी था। नतीजा क्या हुआ? यूक्रेन बर्बाद हो गया। और अब कहा जा रहा है कि वहां जो क्रिटिकल खनिज है, उस पर उसकी नजर है, अमेरिका की,
कि वो कैसे जो है हासिल किया जाए, अपने कब्जे में लिया जाए। ताकतवर लोग यही होते हैं। भारत में अगर आप पढ़ेंगे अंग्रेज कैसे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत पे कब्जा किया, बहुत एंशियंट हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। आप 1700 ईस्वी से ही पढ़ना शुरू कीजिए तो 1947 तक में आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को कैसे गुलाम बनाया, व्यापारियों की क्या भूमिका थी उसमें, जमींदारों की क्या भूमिका थी, सब पता चल जाए, और कैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया। वही क्या हम उन्हीं स्थिति को दोहराने जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा है वो हो सकता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद थमे, लेकिन अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी इसकी संभावना कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। हम उपभोक्ता हैं, खरीद रहे हैं। और एक आम एकदम छोटा सा उदाहरण, किसी परिवार में अगर एक आदमी कमाने वाला हो और 10 आदमी खाने वाला, और कमाने वाला भी हो वो अमेरिका जाकर के कहीं और जाकर के संपत्ति जमा कर रहा हो कि कहाँ ये सब के फेर में पड़े हैं, बाद में काम आएगा, तो क्या होगा। लेकिन एक घर है जहाँ पे 5 लोग रहते हैं और पांचों के पांचों कमाते हैं, तो जाहिर है वहाँ जो है घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर के आपने रखा हुआ, वो गर्व कर रहे हैं। 85 करोड़ का मतलब कितना होता है? आधे से ज्यादा आबादी। तो आधे से ज्यादा आबादी को आप 5 किलो अनाज का दिखा रहे हो, लालच और सत्ता में बैठ रहे हो उसकी वजह से, या कुंभ के नाम पर, धर्म के पाखंड के नाम पर, और नाम पे बाबा को आप कह रहे हो कि बाबा जी आप जो है अस्पताल खोलिए। मणिपुर जाने का समय नहीं मिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी को भी नहीं मिला सब, लेकिन वो बाबा जो है अस्पताल का शिलान्यास करवा रहा है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति आ रहे हैं, उस बाबा की गरिमा बढ़ा रहे हैं। दुनिया में मैसेज क्या जा रहा है? दुनिया में मैसेज जा रहा है कि भारत जो है बाबाओं का देश है, बाबाओं की वजह से अब देश चल। और जाहिर है इसमें जो है, जब भारत के लोग हर साल, अब तो और संख्या बढ़ने वाली, 2.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और संपन्न देशों में जा रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या यूरोप। और आप थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के बीच जाइए तो आपको पता चलेगा कि विदेश जाने के लिए कितना लोगों में होड़ मची है। पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, रहने के लिए विदेश जा रहे हैं, जॉब विदेश में चाह रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों का यही तो फायदा हुआ कि हर हाल में कैसे भी करके विदेश पहुंच जाए। हम आसपास ही देखते हैं, और यहाँ जो लोग हैं उनके पास रोजगार नहीं है। और ये क्यों नहीं? सरकार हमारी क्या रोजगार देने के उपाय ढूंढ रही? रोजगार देने के उपाय ढूंढती तो कुंभ मेले का ढोल नहीं पीटा जाता। कुंभ तो हर साल हो, हर हर 4 साल पे होता है देश भर में। कुंभ पहले से भी नहाने जाते हैं, पहले से मुगलों के समय भी ये आयोजन हो रहा था, उसके पहले भी आयोजन चल रहा था, आजादी के तुरंत बाद भी आयोजन चल रहा था। कोई पहली बार आयोजन नहीं। लेकिन जिस तरह पहली बार सरकार ने कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया कि ऐसा लगा कि वो है ना कि तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास कुंभ है। इस तरह से अर्थव्यवस्था को आप किस तरह से चौपट कर रहे हो, और दुनिया की नज़र में क्या आपकी हैसियत है। मीडिया लगा हुआ ये बताने में कि पाकिस्तान जो है बहुत बुरी हालत में है, भीख मांग रहा है। हम बहुत दूर नहीं है। और जब ये कहते हैं लोग कि मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो मुझे याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समय देश की अर्थव्यवस्था ऐसी मजबूत नहीं थी। 15 दिन का अनाज था। अमेरिका गेहूं भेज रहा था, लाल गेहूं, लेकिन वो कहा जा रहा था कि सड़ा गेहूं, और अमेरिका से रोक दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, कहा कि अपना गेहूं अपने पास रखो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा गेहूं। और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और कहा था कि एक शाम खाएंगे। वो लाल बहादुर शास्त्री। फिर देश में जो है हरित क्रांति हुई इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, और हरित क्रांति के बाद हमारे देश में इतना अनाज उपजने लगा कि हम जो है अनाज बेचने लगे, दूसरे देशों को विपत्ति काल में भेजने लगे। और अभी हरियाणा का मैं पढ़ रहा था कि हरियाणा में जो अनाज दिया जा रहा है इतना खराब अनाज है कि लोग गंजे हो रहे हैं। बताइए, जिस प्रदेश ने उनको 2-2 बार सत्ता में लाया, उस प्रदेश के लोगों को ऐसा अनाज खिला रहे हैं जिससे आदमी गंजा हो जाए।
फिर भी दृष्टि नहीं खुल रही है। महान है सब लोग, तो इसी तरह लगे रहे सब। हम फिर कल बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।